व्हाट्सअप दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज का जो अमेजिंग सा सेशन होने वाला है वो होने वाला है 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट 3। तो देखो अपन ने पार्ट फर्स्ट में थोड़ा बेसिक पढ़ा था, पार्ट सेकंड में अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़ी थी और अपन ने एक एडिशनल पॉइंट पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसका मिक्सअप है, किसका कॉम्बिनेशन है, एम्प्लॉयमेंट का, बिजनेस का एंड प्रोफेशन का। तो दोस्तों अपन ने बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया था। तो आज और अभी अपन कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, आपके हर अटेम्प्ट में, स्कूल वालों ने हर अटेम्प्ट में इसको पूछा गया है। तो दोस्तों प्लीज़ आज मेरे साथ अपना पेशेंस बनाए रखना और इसको आज अपन टैकल कर लेते हैं। मोस्टली प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स का आता है ये। तो दोस्तों आप मेरे साथ तैयार रहना और हाँ प्लीज़ मेंटेन योर ओन नोट्स। तो भाई मेरे साथ ही आप नोटबुक निकाल के बैठो और मेरे साथ ही अंडरलाइन करते रहो कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एमसीक्यू बन के आते हैं। तो दोस्तों आर यू रेडी फॉर दी सेशन? हाँ आई नो कि मेरे बच्चे हमेशा रेडी रहते हैं। तो भाई 11th क्लास के सुपरस्टार, लेट्स रॉक इन दिस सेशन। ठीक है दोस्तों, तो भाई आप स्टार्ट करते हैं कि अपन आज डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो देखो इसकी डेफिनेशन तो अपन ने पढ़ ली थी सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में इसके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब भाई फर्स्ट वाला जो बेसिक है ना उसको बारे में अपन देखते हैं। तो क्या बोलता है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि मोड क्या है भाई इसका एस्टेब्लिशमेंट होना। तो एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी। देखो एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा किसका रोल होता है? एंटरप्रेन्योर का, मतलब ओनर का। सबसे बड़ा भाई ओनर का डिसीजन प्लस लीगल फॉर्मेलिटी। लीगल फॉर्मेलिटी लाइक क्या नाम है आपका, कोई लॉ है, मतलब उस लॉ को फॉलो करना, वो एस्टेब्लिश किसको करता है? बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रोफेशन को कौन एस्टेब्लिश करता है? मेंबरशिप ऑफ अ पर्सनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी लाइक सीए, मान लो कोई बंदा सीए कर रहा है तो उसको ICAI का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। CS कर रहा है तो ICSI का उनको निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उनको निकालना पड़ेगा एग्ज़ाम। ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, भाई अपन CA बनते हैं तो उनमें लगते हैं 2 साल की आर्टिकलशिप लगती है, इंटर्नशिप बोलते हैं जिसको अपन, तो उसकी सर्टिफिकेट उनको दिखानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट किससे एस्टेब्लिश होती है? अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट, जैसे कि मान लो आज आप गए किसी कंपनी में कि भाई मेरे को एम्प्लॉयमेंट करनी है, मेरे को एम्प्लॉयज़ के बेस पे लगना है। तो अब आपने क्या किया, आपने वहाँ पर जाके इंटरव्यू दे दिया। तो भाई उस कंपनी का जब तक आपके पास लेटर नहीं आता, जब तक आपके पास अपॉइंटमेंट या फिर ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता, ठीक है दोस्तों, तो अपन नहीं कह सकते कि अपन उस कंपनी के मेंबर हैं या फिर उस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट ऐसे काम करते हैं। हाँ, अगर उस कंपनी ने आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया, अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया, तो आप किस में ऐड हो जाओगे? एम्प्लॉयमेंट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है? प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। देखो ये बिजनेस है, बिजनेस का मतलब क्या है भाई? एक्सचेंज करता है गुड्स एंड सर्विसेज, किसके साथ? पब्लिक के साथ। बिजनेस का सबसे बड़ा काम यही होता है कि एक्सचेंज करता है गुड्स एंड सर्विस किसके साथ? पब्लिक के साथ। ठीक है, अब प्रोफेशन क्या करता है भाई, क्या काम करता है? रेंडरिंग फॉर पर्सनलाइज एंड एक्सपेक्ट सर्विस। भाई ये जो मतलब क्या नाम है प्रोफेशन वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं? पर्सनलाइज एक्सपेक्ट सर्विसेज देते हैं। मतलब क्या नाम है भाई, सर्विस रेंडर करते हैं। कौन सी? स्पेशलाइजेशन वाली। लाइक CA को अपन हायर कर रहे हैं तो कंपनी में वो फाइनेंस देखेगा, वो ऑडिट चेक करेगा। ठीक है, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो मान लो अगर आपकी बैकबोन में पेन हो रहा है तो अपन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे भाई, जो बैकबोन नहीं ठीक करता हो, तो वो क्या देता है आपको? स्पेशल सर्विस देता है। ठीक है, या फिर पर्सनलाइज सर्विस देता है आपको।
ठीक है दोस्तों, उनका काम, किसका काम होता है, प्रोफेशन वालों का काम होता है। अब एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल ऑफ सर्विस। भाई एम्प्लॉयमेंट, अगर अपन मान लो आज किसी एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयज के बेस पे अगर अपन किसी कंपनी में लगते हैं तो ऑब्वियसली अपन को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है भाई जिस बेस पे उन्होंने लगाया हुआ है। मान लो सेल सर्विसेज में लगाया है तो अपन को सेल के काम करने पड़ेंगे, प्रोडक्शन में लगाया है तो अपन को प्रोडक्शन में काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी उसके रूल एंड रेगुलेशन है वो अपन को फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, क्वालिफिकेशन। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है भाई, क्वालिफिकेशन। तो क्या है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। भाई मान लो कोई भी अगर आप धंधा कर रहे हो, आज आप अगर मान लो धंधा कर रहे हो तो क्या आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए? भाई मैं बोलता हूँ बिजनेस करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ, माइंड चाहिए। देखो माइंड की बात अलग है, माइंड तो हर चीज़ में चाहिए। अगर आज कुछ भी कर रहे हो, आज अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें माइंड चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा माइंड है पढ़ाने का, ठीक है। तो भाई बिजनेस करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं लगती, ऑब्वियसली की बात है। भाई आज के ज़माने में ऑनलाइन भी चलता है, सब चीज़ चलता है, तो ऑब्वियसली भाई बिजनेस करने के लिए कोई भी आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज अ मस्ट। तो क्या प्रोफेशन में क्या बोलता है भाई, क्वालिफिकेशन किसकी चाहिए अपन को, है ना, एक क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए और ट्रेनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक फील्ड, मतलब उस फील्ड की उसको एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, जो कि कौन प्रेस्क्राइब करेगा, उनकी प्रोफेशनल बॉडीज उनकी क्या करेगी, उनको मतलब इशू करेगी या फिर उनके ऊपर मतलब क्या नाम है, उनको बताएगी हाँ भाई ये बंदा, जैसे लाइक सीए बन जाते हैं अपन, तो भाई ICAI वाले क्या करते हैं भाई, उनके ऊपर मोहर लगाते हैं, उनके एक वो देते हैं, डिग्री देते हैं उनको। तो यही है कि उनको पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस चीज़ करने की, ठीक है दोस्तों। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या है, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। भाई एम्प्लॉय में अगर अपन एम्प्लॉयज़ लगते हैं तो ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग है ना, कौन देता है, अपने से बड़ा एम्प्लॉयर अपन को अपनी ट्रेनिंग देता है। भाई अपन को किस फील्ड में काम करना है, लाइक भाई इसमें सेल में काम करना है, प्रोडक्शन में काम करना है, फाइनेंस में काम करना है, या फिर वेदर आप कंपनी में कहीं भी लगे हो, तो उसकी ट्रेनिंग अपन को कौन देता है, एम्प्लॉयर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थर्ड पॉइंट भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, रिवार्ड और रिटर्न। भाई कोई भी अगर अपन धंधा करेंगे, अगर कोई भी अगर काम करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो अपन लेंगे उनसे, कुछ ना कुछ तो अपन लेंगे। यार आप मान लो आप अभी स्टार्टिंग है आपकी 11th, फिर आप 12th, फिर आप CA कर रहे हो। यार ऑब्वियसली CA बनने के बाद किसी कंपनी में लग रहे हो या फिर टीचिंग कर रहे हो, जहाँ टीचिंग कर रहे हो आप वहाँ से ना कुछ तो आप रुपए कमाओगे। ऑब्वियसली यार फ्री सोशल सर्विस तो कोई करेगा नहीं। तो इसमें क्या बोलता है कि भाई रिवार्ड क्या मिलेगा, तो भाई इसमें क्या बोलता है, बिजनेस में तो मिलेगा कौन, प्रॉफिट अर्न, MCQ गोल्ड, ठीक है दोस्तों। मतलब बिजनेस में क्या मिलेगा, बिजनेस में मिलेगा अपन को प्रॉफिट। अगर अपन कुछ भी धंधा करेंगे तो अपन को मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। प्रोफेशन में क्या मिलेगा, प्रोफेशनल फीस। भाई अगर मान लो अपन ने अपनी कंपनी में CA हायर किया तो ऑब्वियसली उसको अपन को प्रोफेशनल फीस देनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अगर अपन एम्प्लॉयमेंट अपनी एक मतलब कंपनी में एम्प्लॉयमेंट की जगह अपन लगे तो अपन को क्या मिलेगा, सैलरी एंड वेजेस। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस बता देता हूँ, वेजेस तो अपन देते हैं किनको, जो बंदे नीचे लेवल पे काम करते हैं, सैलरी अपन देते हैं जो बंदे ऊपर लेवल पे काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फोर्थ पॉइंट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। हाँ सबसे बड़ा पॉइंट है ये वाला कि भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना, अपन को उतनी ही रिक्वायर करेगी जितना अपना बिजनेस है। मान लो आज आप एक स्मॉल स्केल पे लगा रहे हो, अपना बिजनेस, तो ऑब्वियसली आपको एक स्मॉल कैपिटल की ज़रूरत होगी।
अगर आप मीडियम लेवल पे कर रहे हो तो आपको मीडियम लेवल की, अगर आप बड़े फर्म बड़ी लेवल पे खोल रहे हो, बहुत हायर लेवल पे खोल रहे हो, तो आप हुज अमाउंट आपको चाहिएगी आपकी कंपनी को या फिर आपको बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब प्रोफेशन में क्या है, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट। मान लो भाई आप सीए बन गए, आप सोच रहे हो कि मैं मेरा खुद का ऑफिस खोलूंगा, तो ऑब्वियसली बात है यार, उसमें लिमिटेड कैपिटल लगेगी, उसमें आपकी लिमिटेड कैपिटल लगेगी। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट के लिए भाई तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनको तो पता है भाई, उनको तो जाके उस कंपनी में काम करना है, तो वो क्यों कैपिटल लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5th पॉइंट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं। तो भाई क्या बोलते हैं, रिस्क। तो भाई ऑब्वियसली है भाई, बिजनेस में तो आपको पता है कितना बड़ा रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है। ठीक है दोस्तों, तो भाई क्या है, प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज परमानेंट। भाई देखो, सबसे बड़ा पॉइंट बोल गया ये, एमसीक्यू गोल्ड कोर्स, एमसीक्यू गोल्ड लिख देना भाई इसके सामने। क्या भाई, प्रॉफिट अनसर्टेन है। भाई क्या पता आपने जो धंधा खोला है, जो आपने बिजनेस खोला है, चलेगा या नहीं चलेगा। मान लो चल भी गया, मान लो चल भी गया, तो क्या पता प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। समझ रहे हो भाई, तो बताया कि प्रॉफिट है ना अनसर्टेन है और इरेगुलर है। भाई पता नहीं कि रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, मतलब डेली बेसिस पे प्रॉफिट मिलेगा, या फिर भाई आज मिला है 10 दिन लॉस, फिर एक दिन बढ़िया प्रॉफिट मिल गया, फिर 2 दिन लॉस। भाई इरेगुलर है, बट जो रिस्क है ना वो परमानेंट है। अब रिस्क किस चीज़ का है भाई, वो मैंने बात बता दी थी आपको सेकंड लेक्चर में, बट मैं फिर बता देता हूँ यार। मान लो आपने एक इंडस्ट्री ओपन करी, या फिर आपने एक कंपनी, या फिर आपने बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस ओपन किया, आपने उसमें इन्वेस्ट किया मान लो 1500 करोड़। ठीक है, 1500 करोड़ रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिए उसके अंदर। ठीक है, आपके जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया मतलब तैयार हो गया, तो आपका जो बिजनेस है ना वो बहुत बढ़िया तैयार हो गया। फिर आप भाई देखने लगे कि भाई फर्स्ट डे तो बढ़िया प्रॉफिट जा रहा है, सेकंड डे भी बढ़िया प्रॉफिट जा रहा है, 1 महीने तक बढ़िया प्रॉफिट गया आपका। फिर आपने देखा कि आपका जो बिजनेस है ना वो लगते 2-3 महीने से नीचे डाउन हो गया, बहुत डाउन चला गया, तो ऑब्वियसली है भाई उसके अंदर रिस्क है। आपको नहीं पता कि आज आपका बिजनेस बढ़िया प्रॉफिट में चल रहा है, तो क्या पता कल भी आपका प्रॉफिट में जाएगा नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना। तो भाई ऑब्वियसली अगर अपन बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपन को रिस्क तो बियर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बोलते हैं कि रिस्क है ना वो परमानेंट है। आ गया होगा समझ। ठीक है, तो अब प्रोफेशन में देख लेते हैं भाई, फी इज जनरल रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क। देखो जो भाई फी है ना, फीस मतलब अपन फीस जिसको बोलते हैं भाई, फी है ना वो रेगुलर होती है और सर्टेन होती है। भाई अगर मान लो आपने आज कोई सीए हायर कर दिया, भाई मंथली आप सैलरी दे रहे हो उसको, तो ऑब्वियसली भाई वो सैलरी जानी है, उनकी रेगुलर बेसिस के अंदर है भाई वो सैलरी। ठीक है ना, और थोड़ा थोड़ा रिस्क होता है भाई। मान लो भाई जैसे सीए के पास काम होता है कि भाई उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, मान लो कल को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस टाइम पे नहीं बन पाई, तो थोड़ा थोड़ा रिस्क होता है उनके पास, ज़्यादा रिस्क नहीं होता। ज़्यादा रिस्क तो बिजनेस वालों के पास होता है, प्रोफेशनल वालों के पास ज़्यादा रिस्क नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब एम्प्लॉयमेंट में क्या है, फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क। देखो भाई अब इसमें बोलता है कि फिक्स्ड है भाई, आप अगर अपन ने कोई एम्प्लॉयज़ लगाए हैं तो उनकी ऑब्वियसली जो वेजेस है वो फिक्स रहती है। ठीक है, और उनको रेगुलर मिलती रहती है भाई, डेली बेसिस पे भी तो वर्कर काम करते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में। ठीक है, और उनको लिटिल रिस्क रहता है, जैसे कि मान लो भाई उनको ये इतना टारगेट मिल गया, मान लो वो अचीव नहीं कर पाए, तो थोड़ा थोड़ा रिस्क रहता है उनके पास। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 6 पॉइंट रिस्क वाला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब 7 पॉइंट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखो ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़। भाई देखो बिजनेस, मान लो आज आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं, कल को आप जाके कह सकते हो कि भाई मेरे को इसमें धंधा करना है, ट्रांसफ़र हो सकता है, बिजनेस हमेशा ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है ना। अब प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल, मान लो आपके फादर सीए हैं, ठीक है, सीए साहब है आपके फादर, तो क्या आप आपके फादर की डिग्री ले सकते हो? नहीं ले सकते भाई, इम्पॉसिबल है। आपके फादर, मान लो आपके फादर है जो एमबीबीएस है,
बहुत बड़े डॉक्टर है, तो क्या आप उनकी नॉलेज ले सकते हो? क्या आप उनकी डिग्री ले सकते हो? नहीं ले सकते। मान लो आपकी जो मदर है वो बहुत बड़ी लेक्चरर है, तो क्या आप उनकी डिग्री ले सकते हो? उनका माइंड ले सकते हो? भाई नहीं ले सकते। तो बोलता है कि प्रोफेशनल है ना, वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है ना। अब एम्प्लॉयमेंट भी नॉट पॉसिबल। यार मान लो कि आज आप कोई बढ़िया प्रोफेशनल, मतलब जैसे आप कोई कंपनी में लगे हुए हो और किस पे लगे हुए हो, प्रोडक्शन मैनेजर पे लगे हुए हो, एक बढ़िया जॉब पे, मतलब स्पेशलाइजेशन है आपके पास, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगे हुए हो, तो क्या आपका जो मतलब आपका जो मतलब सन है या फिर आपका जो भाई है, क्या आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो आपकी स्पेशलाइजेशन? भाई ये भी एम्प्लॉयमेंट भी कभी ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है दोस्तों। तो एमसीक्यू को बन के आ सकता है कि ट्रांसफरबिलिटी कैन बी इंक्लूड इन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों आंसर क्या है उसका? बिजनेस, ठीक है दोस्तों। अब 8 पॉइंट क्या बोलते हैं भाई? कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। भाई बिजनेस करने के लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, गारंटी। वो बात अलग है कि अपन को लीगल जो लॉफुल लॉ अपन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई पार्टनरशिप खोल रहा है तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप एक्ट अपन को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी खोल रहा है तो ऑब्वियसली अपन को कंपनीज एक्ट 2013 अपन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई एलएलपी खोल रहा है तो एलएलपी एक्ट 2008 अपन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो लॉ की बात अलग है, बट वैसे कोई बिजनेस, मतलब वैसा कोई मेंबर नहीं है कि कोई बिजनेस को कंट्रोल करता हो, ठीक है। जबकि प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड, भाई प्रोफेशन है, सीए जैसे अपन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आईसीआई के सारे रूल एंड रेगुलेशन सीए को फॉलो करने रहते हैं, ठीक है। आप कोई सीएस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आईसीएसआई के रूल एंड रेगुलेशन अपन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब कोई एमबीबीएस या डॉक्टर कर रहे हैं तो उनका भी कोई इंस्टीट्यूट है, उनका भी कोई एक सोशल मतलब काम, सोशल मतलब उनका वो भी कोई क्या नाम है, एक वो होता है ना भाई, अपन बोलते ब्रांचेस जिसको, वो भी है। तो उनके जो सारे रूल एंड रेगुलेशन है वो प्रोफेशन वालों को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या है? नॉर्म्स और बिहेवियर ले डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। देखो भाई, जो भी रूल एंड रेगुलेशन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज़ को लगाई है तो वो सारी फॉलो करनी पड़ेगी, किसको? एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। जो भी नॉर्म्स है, मान लो जो भी उसके डॉक्यूमेंट है, वो सारे के सारे उनको एम्प्लॉयज़ को लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये बोलता है किस पे? एम्प्लॉयमेंट पे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 8 वाला पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में बोलता है एग्जाम्पल क्या क्या है भाई। तो सोप फैक्ट्री, ऑब्वियसली अपन इसमें बोल सकते हैं कि कंपनी भी हो सकती है, हाँ ऑब्वियसली आप कंपनी भी बोल सकते हो भाई इसके अंदर, ठीक है। अब प्रोफेशन में क्या है? अपन लिख सकते हैं सीए, सीएस, डॉक्टर, टीचर, नॉन टीचर या फिर लेक्चरर या फिर प्रोफेशनल्स, अपन ये सब लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? लीगल, मेडिकल, प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, हाँ मतलब सीए को चार्टर्ड अकाउंटेंसी बोल सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या है? जॉब इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब कंपनीज में अगर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर अपन काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीनों पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अपन ने अच्छी तरह डिफरेंसेस देख लिए हैं। मैंने 2-3 एमसीक्यू गोल्ड क्वेश्चन बताए हैं, तो ऑब्वियसली आप इसको रिवाइज करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और मैं बोलता हूँ रियलिटी में जो है ना, आपका जो स्कूल है, मतलब जिसमें आप टीचिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये मेरे साथ नोट डाउन कर लिया होगा। वैसे तो मैंने बुक में से ही ले रखा है, बट प्लीज़ आप मेरे साथ नोट डाउन करना, और इसको प्लीज़ अभी वीडियो ख़त्म होने के बाद एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है दोस्तों। मैं रिवाइज करवा दूंगा, बट अभी आप मेरे साथ करते रहो, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी रहेगी और कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने सभी दोस्तों के पास। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है। सौरभ भाई, ठीक है, बाय, टाटा, सी यू।